सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। हम वापस से वही क्वेश्चन स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन अब मैं कराने वाला हूँ ये सिर्फ PYQ नहीं है, ये हमेशा याद रखना। इनमें से कई कंसेप्ट हर साल रिपीट होते हैं। अगर तुमने मास्टर कर लिया तो बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर पक्का है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन वही हमारा रिचुअल कि तुम्हारा टास्क यही रहेगा कि वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन देखना, आंसर खुद करना कमेंट में, देन मैं मैच करूँगी। मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं चेक करके लाइक करके आप लोगों को बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन दूँगी। जो भी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं मेरे, प्लीज़ कीप इट अप। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये वाला इंटरफेस कैसा लग रहा है मुझे ये भी बताना। मैंने थोड़ा सा अलग कर रहा है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो किसका एग्जाम्पल है पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स? ठीक है, तो ऑप्शन में कंफ्यूज होता है एडाप्टिव रेडिएशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बीच में। ठीक है, तो पर आंसर क्या है इसका? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि पेंगुइन भी बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है, दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं बट सेम इन्वायरमेंट मतलब वाटर में रहते हैं। इस वजह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर हो गया है, तो एक कन्वर्जेंस दिखता है। ठीक है, तो सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये याद रखना है, मतलब सेम काम डिफरेंट फैमिली तो कन्वर्जेंट। ठीक है, डिफरेंट काम सेम फैमिली तो डाइवर्जेंट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। लेट में चूज करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ब्लर है, प्लस बस प्लीज़ इस बार एडजस्ट करना, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। इसमें E4I के रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिए हुए हैं कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा है जो E4I के लिए स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अब ये रट लेना। ठीक है, इतना समझने बैठोगे कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर ये फर्स्ट वाला है, ये 5 प्राइम से 5 प्राइम। ठीक है, लेंथ GAATTC। ठीक है, ये जो होता है E4I में पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। अच्छा, अब मैं से समझा भी सकती हूँ बहुत इजीली। ठीक है, जैसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं कि मैं कुछ भी चीज़ लिख रही हूँ, जैसे RAM, सॉरी RAR कर लेते हैं। ठीक है, सो राम राम याद होता है, जय श्री राम। ठीक है, RAR लिखा मैंने। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में पढ़ूँ या फिर इस डायरेक्शन में पढ़ूँ, वो RAR ही रहेगा। तो किसी कोई भी ऐसा वर्ड जिसको दोनों डायरेक्शन से बैकवर्ड और फॉरवर्ड पढ़ने पर अगर वो सेम साउंड करता है तो उसको बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसमें देखो GAATC, GAATC, बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम है। अब बाकी में आप चेक करिए, देखो ये GGAACC था, ये GGTTCC। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। सेम इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया। ओके, मतलब ये डिफरेंसेस हैं, ये पैलेंड्रोमिक नहीं है। समझ गए पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस? मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहे हो आप तो भी सेम है, और 3 प्राइम से 5 प्राइम में जाओगे तो भी सेम होना चाहिए। तो GATTC याद रख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का। तो ये याद रखना, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अपने को बताना है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में कितनी थी। तो ये NCERT का टू द पॉइंट क्वेश्चन है। आप अगर NCERT में अपनी लाइन टू लाइन रीड करी होगी तो आपको मिला होगा कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। ठीक है, अब इसे याद रख लेना कि लकी नंबर 7 होता है, तो रॉबर्ट में ने जो बोला था कि 7 मिलियन है ना। कंफ्यूज मत होना हमेशा। और ये बिल्कुल NCERT का
टू द पॉइंट क्वेश्चन था ये। तो पेन टेब में थोड़ी सी गरीब हूँ पर मैनेज करो, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग गरीब ना रहे, डॉक्टर बनो अच्छे से ना। 73rd क्वेश्चन पे आते हैं। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage, G0 phase. This process occur at the end of, okay, so हमें सेल साइकिल, अब इसमें हम 11th क्लास में पहुँच गए हैं वापस। सेल जो इनएक्टिव हो जाती है, G0 स्टेज में चली जाती है, तो कब एंटर कर रही है, किस फेज़ के बाद एंटर करती है। तो कुछ सेल जो होती है G1 फेज़ के बाद किस में एंटर करती है, G0 फेज़ में। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड, ओके। एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल्स होती हैं, सेल डिवीज़न कंटिन्यू नहीं करती हैं तो G0 फेज़ में चले जाती है, ओके। ये रट लेना। बाय द वे इसका एक डायग्राम भी है NCERT में, ऐसे पाई चार्ट समथिंग, तो वो आप लोगों को करना है, वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसे टेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो पाई चार्ट में आ जाता है, तो वो पाई चार्ट भी एक बार देख लीजिएगा। मैं भूल गई, नहीं तो मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा NCERT के डायग्राम बेस्ड, तो मैं वो डायग्राम भी इंक्लूड करूँ क्या, अगर आप चाहते हैं मैं करूँ तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, तो थोड़ा जूलॉजी मिक्स कर रखा है इन लोगों ने, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। नाउ ग्रिगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ठीक है, जो होती है मेनली पेस्ट, तो ये आता है लोक्यूस्टा, ठीक है। देन रेडियल सिमेट्री किसमें दिखती है हमें, एस्टेरियस में। बुक लंग्स किसके होते हैं, हमारे स्कॉर्पियन के। और बायोल्यूमिनेसेंस टीनोप्लाना, ठीक है। अब ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा इन द सेंस, आप अगर NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं रहेगा, पर हाँ बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंड करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट रहेगा। मैचिंग एलिमेंट यूज़ करो तो टाइम सेव होता है, ठीक है। जैसे ये सब कुछ जो है हमारे पेस्ट है, तो मैंने लोक्यूस्टा में डाल दिया, ठीक है। रेडियल सिमेट्री दिख रही है, लार्वा विद बायलेटरल सिमेट्री, तो एस्टारिस जो होता है उसमें हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। लंग्स की बात करिए तो लंग्स तो स्कॉर्पियंस में ही होंगे। बायोल्यूमिनेसेंस हमको पता है टीनोप्लाना में दिखता है। अब मैंने मान लो कि मैं सिर्फ डी वाले का मैं कंफर्म हूँ कि बायोल्यूमिनेसेंस में दिखता है, टीनोप्लाना में, ओके। अब डी वाले में देख लो कि थर्ड नंबर पर कौन सा है। ये, ठीक है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर सेकंड रहेगा, पता नहीं क्यों फर्स्ट आया है, बट सेकंड रहेगा। आप जब उसको मिक्स करो ना, मिला रहे हो, तो ये देखो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तो अगर डी का थर्ड एक जगह ही दिख रहा है मुझे, तो ये रहा, तो मेरा आंसर ये रहेगा सेकंड, ठीक है। थोड़ा आंसर खुद भी चेक करा करो, ये आंसर जो मैं NT की जो आंसर की होती है उससे ला रही हूँ, बट आंसर खुद भी चेक करो, किसी भी सोर्स पर भरोसा मत करो। मैं मेरा नहीं कह रही हूँ, वो और भी सोर्स रहते हैं, जैसे आपकी फिंगरप्रिंट्स एक बुक आती है, एंड और भी जो बुक्स हैं उन पर एकदम से आँख बंद करके भरोसा नहीं रखना। कहीं पे डाउट लग रहा है तो चेक करो, जैसे अभी डाउट लगा तो चेक करो, तो सेकेंड आंसर निकला है ना। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग, मतलब लीफ के टिप से वाटर ड्रॉपलेट का निकलना क्या कहलाता है ना। तो लीफ के टिप में से अगर वाटर ड्रॉपलेट निकल रही है तो रूट प्रेशर के लिए होती है। नाइट में अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसपीरेशन अगर लो होता है तब ये होता है। रूट प्रेशर जो होता है पुश करता है वाटर को और गटेशन कॉज करता है ना। ये फिनोमेना को क्या बोलते हैं, गटेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, और ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना भी है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी गटेशन पे ही क्वेश्चन है ना, पर उन्हें घुमा के पूछ लिया, गटेशन का नाम भी नहीं आने दिया है। पर आप अगर गटेशन पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
बोन्स को मैच करना है अब हमें यहाँ पे, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स का क्या काम होता है? तो फ्लोटिंग रिब्स कुछ नहीं करती, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। एक्रोमियम, एक्रोमियम में प्रोसेस होती है, क्लेविकल में होती है, ठीक है। देन स्कैपुला, स्कैपुला जो होता है सेकेंड एंड सेवंथ रिब में होता है। ग्लीनर केविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो अगर लास्ट वाला ऑप्शन में हमेशा पता क्या करती थी, मैंने एक टाइम पे लास्ट वाला ऑप्शन लिख दी थी, जिससे मेरा डी का जो हो रहा है सेकेंड आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन हमेशा सही हो रहा है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता, हो सकता है कि आपको बहुत सारी जगह सेम मिल रहा हो, पर अगर एक आंसर सही है तो फिर ऑब्वियसली वही वाला आप प्रेफर करोगे जिसके लिए आप श्योर हो। जैसे मैं सिर्फ और श्योर हूँ ग्लीनॉइड कैविटी के लिए मान लो, मुझे बाकी के बारे में आइडिया नहीं, पर मुझे इतना पता है ग्लीनॉइड कैविटीज होती है हेड ऑफ ह्यूमरस में मिलेगी आपको, तो मतलब डी का तो सेकंड होना ही चाहिए। तो मैं चारों में देख लूँगी कि डी का सेकंड कहाँ आया, मुझे तो फोर्थ वाले में दिखा, तो मेरा आंसर ये होगा, बाकी के तीनों अपने आप सही हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द नाइट्रोजिनस in the root nodules of leguminous plant are, okay, so nitrogenous enzyme का क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एक्सप्लेशन मैं अगर बताऊँ तो नाइट्रोजन जो होता है कन्वर्ट करता है N2 को NH3 में, अमोनिया में, ठीक है। और जिस वजह से जो H2 गैस होती है वो क्या मिलती है हमको एज अ बाई प्रोडक्ट। तो अगर आपको मैं इक्वेशन लिखूँ तो N2 जो होगा कन्वर्ट होगा NH3 में, प्लस हाइड्रोजन आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा H2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी मैं पॉज दे रही हूँ, यहाँ से हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बैक टू बैक बहुत जल्दी जल्दी मैं सीरीज़ ला रही हूँ, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि 10 8 10 कवर करूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें मत छोड़ना। वीडियो 10 बार देखो, 10 बार या 2 बार देखोगे तो तुमको आंसर याद हो जाएंगे, और रिपीटेड इनमें से कोई ना कोई एक भी आ गया तो आपका +4 मिलेगा। तो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो देख के अगर आपको +4 मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है ना। सो प्लीज़ कीप गोइंग माई डॉक्टर्स, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर देखती हूँ, मुझे प्राउड फील होता है